टॉपिक है जी हैगा ह्यूमन डिवेलपमेंट। ह्यूमन डिवेलपमेंट वैसे अगर वर्ल्ड वाइड बैंक वाइज देखिए तो वर्ल्ड बैंक जो किसी भी कंट्रीज की ह्यूमन डिवेलपमेंट उन्होंने परचेजिंग पावर तो दिखाता है। कोई भी कंट्री की परचेजिंग पावर किस हिसाब नाल है। मोस्टली कंपनियां अपनी परचेजिंग पावर तो दिखा दी हैं, लेकिन कहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी आती है कि जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से वो करने फेल हो जाती है। अगर ਅਸੀਂ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखिए परचेजिंग पावर की अकॉर्डिंग ह्यूमन डिवेलपमेंट की है, सब तो पहले वो आता है कि उसके लोग किस तरह ने इलिटरेट ने लिटरेसी कम ने या पढ़े लिखे लोग ने। सब तो पहले वो देखा जाना कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग फ्री ने। उस तो बाद हमने कहा अपॉर्चुनिटीज़ एडी कंट्रीज अपनी कंट्री वर्ल्ड बैंक ये हमेशा चेक करते हैं इंप्लॉयमेंट रेट कितने चल रहेगा, अनइंप्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है। फिर आता है चॉइस, लोगों की चॉइस किस तरह की है, लोगों का रहन सहन, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों ने अपने डिमांड्स किस तरह की। वर्ल्ड बैंक यह सिस्टम देखते हुए किसी कंट्री की ह्यूमन डिवेलपमेंट में जैसे जब हम ह्यूमन डिवेलपमेंट की प्रोसेस की गल करते हैं कि ह्यूमन डिवेलपमेंट मेन जी हम प्रोसेस में कितने कितने काम करते हैं। सब तो पहले अप्रोच ना लिखेगी एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, लोगों की जो कैपेबिलिटी उन्होंने कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि ये भी कौन परसन ने जिन्होंने को स्किल्स हैगियां ने बिजनेस चलाने दियाँ भी वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या अगर चला सकते हैं तो फिर उन्होंने सोर्स नहीं है तो गवर्नमेंट उसके कितनी हेल्प कर रही हैगी है। ये ह्यूमन डिवेलपमेंट रिजेक्ट होगा। उस बाद वाइडनिंग ऑफ चॉइसिस, लोग एक जगह छड़ के दूसरी जगह पर जाना कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर एक लाइन में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने लगता है कि इनकम बढ़ाई जा सकती है। ये भी ह्यूमन डिवेलपमेंट रिजेक्ट हो जाता है। उस तो बाद है इन्हांसमेंट ऑफ फ्रीडम्स, बिजनेस लाइफ में फ्रीडम कितनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट के प्रेशर कितने ज़्यादा है, जितने ज़्यादा प्रेशर होने गवर्नमेंट के बिजनेस होने की ज़्यादा डाउन होते चले जाने पर वो भी वर्ल्ड बैंक एक चीज़ चेक करता है कि जी चॉइसिस साड़ियाँ फ्रीडम रिगार्डिंग ने वो कितनी ज़्यादा है। गवर्नमेंट को प्रेशर तो नहीं है, अगर कितने बिजनेस ने जो गवर्नमेंट स्कोप नाल चल रहे हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर नाल चल रहे हैं, कितने ग्लोबल सेक्टर नाल चल रहे हैं। उस तो बाद फुलफिलमेंट ह्यूमन राइट्स, हर एक बंदे की इक्विटी बेस्ड है, देखने आज़ादी है, अपनी आज़ादी के अकॉर्डिंग बिजनेस वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता। ये भी ह्यूमन डिवेलपमेंट के दिख जाएगा। इन्होंने अप्रोचेस थोड़ी अगे दिखाई है कि मेन में सब तो पहले इक्विटी हमेशा डिफाइन करी जाती है कि जो ह्यूमन बींग्स आर इक्वल राइट्स होने, जिन्हें भी परसन किसी कंट्री से रह रहे हैं सामने इक्वल ही समझा जाता। कोई किसी नाल भेदभाव का नहीं है। जिस एग्जाम्पल के लिए बिजनेस करने की गल है, मेन तो मोस्टली जो असं गल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस से सब बिजनेस करने बारे हो जाता है, सारे परसन इक्वल चांस है बिजनेस करने की। गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है कि बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करा सकते हो। आज के टाइम तो बहुत सारे लोग ऐसा होंगे सिर्फ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस स्टार्ट कर ले छोटे छोटे। उस तो बाद एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट जो भी देखी जाएगी हमेशा ये देखा जाएगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस के वो एफिशिएंट लेवल से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा लोगों ने फायदेमंद लिया नहीं। जैसे हमेशा देखना कि क्वालिटी बेस्ड का हमेशा प्रोडक्ट मार्केट आते जाते हैं, कोई विदाउट क्वालिटी प्रोडक्ट का मार्केट नहीं आ रहा है जिसका कोई बेनिफिट ना हो सके। पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट जो परसनस किसी भी कंट्री से रह रहे हैं वो सोशल और पोलिटिकल लाइफ में कितना पार्टिसिपेट रहते हैं। मोस्टली बिजनेस लाइफ में भी देखते हैं कि जो बिजनेस है हमेशा पॉलिटिक्स में मोस्टली ज़्यादा डील करते हैं। उन्होंने भी ये होता है कि कुछ ना कुछ नवी गवर्नमेंट आऊगी तो की लेके आऊगी, सानू पहला तो इस बार पता होगी, या फिर सपोर्ट ही करते हैं पुरानी पार्टी से। फिर पोलिटिकल सिस्टम के इंपावरमेंट जी सानू ना होनी जरूरी है। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बिजनेस जो है पीछे आगे मुड़ते रहना स्टार्ट हो जाता है। टाइम थोड़ी सोशल लाइफ जो भी कंपटीशन या फिर कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत होगी वो पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। फिर है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं जो भी साड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लॉन्ग टाइम में कितना टाइम लगेगी। हम लोग किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में GDP ही ले ली वो लगातार 30 रेट तक रहती है, कोई इदा की कंडीशन के कितने चली जाएगी वो चीज़ हमेशा वर्ल्ड बैंक चेक करते चले जाते हैं। वर्ल्ड बैंक में एग्जाम्पल तो होते कि बहुत सारी कंट्री चल जाएंगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव है आज के टाइम के दो कंट्री के सिर्फ जो भी चल रहेगा, लेकिन काफ़ी कंट्रीज उसके सफर कर रही हैं तो GDP डाउन हो गई है तो वर्ल्ड बैंक इस चीज़ के चेक करता चला जाएगा। उस तो बाद वर्ल्ड ह्यूमन डिवेलपमेंट के साड़ी अप्रोचेज के लिखेगी कैपेबिलिटी मेन की होने कैपेबिलिटी तो यह होती है कि परसन को फ्रीडम कितनी हैगी, किसी परसन लीड करने लिए बिजनेस चलाने लिए मेन कैपेबिलिटी ह्यूमन डिवेलपमेंट। सामने जो क्वेश्चन आ सकता है अगर मे बी ह्यूमन डिवेलपमेंट की हैगी है उसकी अप्रोचेज की है। अप्रोचेज सिर्फ 3-4 पढ़ी हैं जिन्हें इक्विटी है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी है, एक सस्टेनेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये मेन ह्यूमन डिवेलपमेंट के थोड़े अप्रोचेस है। उसको बाद अगर ह्यूमन डिवेलपमेंट के अदर अप्रोचेस के बारे गल करिए अगे तो नैक्सट थोड़े को डाटा वगैरह ही है कि कितने परसेंट रहेगा। मेन अगर असं ह्यूमन डिवेलपमेंट की कुछ अप्रोचेस की गल करिए तो ह्यूमन डिवेलपमेंट सब तो ज़्यादा अलग तो देखा जाता है कि किसी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 40 ਤੱਕ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 40 ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ GDP ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੇਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਡੈਕਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਅਪਰੋਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 50% ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਮੇਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ GDP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 70% ਤੱਕ 70% ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50% ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 50% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ। GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ GDP ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ GDP ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20% GDP ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 2020 ਤੋਂ 21 ਦਾ ਡਾਟਾ 20.2% ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 72% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 50% ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਰਮਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ मीडियम स्केल या मीडियम स्केल ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 20% ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ GDP ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ GDP ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ 40% ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਰਮਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। और सर्विस सेक्टर में लोगों का जीडीपी के बाकी शेयर सर्विस सेक्टर का भी है। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਇਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਟਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। नासा से भी इंडिया के ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ GDP ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪੇਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। रेलवे का प्राइवेट हो गया कि ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਉਹ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਢੋਆ ਢੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਫਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ MP ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਈਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੋਲ ਟਾਈਪ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਲ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਏਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਏਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ, ਟਾਟਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਓਨਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ,
एग्रीकल्चर ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਇਆ ਉਹ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1990 ਬਾਅਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਮ ਪੋਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਇਆ। 1990 ਜਾਂ 91 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। कैनलाइजेशन का एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स नियर अबाउट 127 शायद गुड्स सीखी वो गुड्स के ऊपर सेटअप किया हुआ गवर्नमेंट ने। अगर तुम इंपोर्ट करनी है तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना जरूरी होगा, स्पैशली क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह गवर्नमेंट ने इतना सेटअप किया है कि अगर ये चीज़ें तुम मंगानिया नहीं तो तुम्हें एक्सपोर्ट करना भी जरूरी होगा। कंट्रीज मंगा भी नहीं पाती सी, मीनस कोई लिबरलाइजेशन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं थी, कोई कंट्री जानती कि जितना समान को मंगा लिए वो प्रोसैस में डीकैनलाइजेशन के लैके गई। इकनॉमी रिफॉर्म सब तो पहले ही आया कि गवर्नमेंट ने स्टेप किया कि डीकैनलाइजेशन प्रोसैस करो, जिन्हें गुड्स या सर्विसेज के ऊपर उसकी स्टॉक लगाया हुआ सी उन्होंने बंद करके उन्होंने फ्री इंपोर्ट सेटअप करना, फ्री बेस इंपोर्ट आज के टाइम कंपनी इकॉनमी के फ्रीली बेसिस एकदम पेट्रोलियम प्रोडक्ट मोस्टली सब तो ज़्यादा आ ही रहेगा, सब तो ज़्यादा इकॉनमी होनी करनी है। फिर इस तो बाद इन्होंने लिखा है कि थोड़े को इस तो बाद इन्होंने सेटअप किया है 5 ईयर्स प्लान के एडजस्टमेंट की थी। जो 5 ईयर प्लान साढ़े 1947 तो बाद बने आ रहे थे, 1991 तो बाद जाके एक्चुअल उन्होंने ग्रोथ करनी स्टार्ट की, चाहे एग्री बेस से सीगे चाहे इंडस्ट्री बेस से सीगे किसी भी लाइन से। मोस्टली इन्होंने ये लिखा है कि 27 इंडस्ट्रीज वाज वेव्ड पालर 27 इंडस्ट्रीज सीगियां जिहड़ियां उन्होंने मीन्स इकट्ठी की उन्होंने इकट्ठी करके उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। एक्चुअल थिंकिंग इकॉनमी के क्षेत्र में जब उन्होंने यूज़ करे गवर्नमेंट प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया, जो प्राइस के इनइक्वालिटीज थी। आज के टाइम में एग्जाम्पल के तौर पर भी जो GST लगे हुए ये भी रिफॉर्म पीरियड तो बाद ही है। पहला की हर एक स्टेट के अलग अलग वैट सिस्टम, तुम इतों कोई समान खरीद रहे हो वो अलग परसेंटेज कितने 0% कितने 10%। उनकी ये भी पूरी की पूरी कंट्री के इको ही रेट है। प्राइस में भी 200-300 इतना समान अलग अलग होगा, लेकिन जो टैक्स रेट है वो फिक्स ही करते। गवर्नमेंट ने भी प्राइस स्टेबिलिटी लेके आती थी कि इस रेट के होंगे, इसके अलावा कहते चले जाओ अलग तो कोई रेट नहीं होगा। इकॉनमी रिफॉर्म जी मोस्टली आई वो 90s के आई। 90s ने लिखा भी साढ़े सब तो बड़ी जी रिफॉर्म आई वो LPG मॉडल की है। LPG मॉडल जिमें लिटराइजेशन तो समझ पहले तो क्लियर है हर एक कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता था आज़ादी में कर सकता है। सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम बना देता है, जो लाइसेंस लैंड प्रॉब्लम सी अगर कोई कंपनी बंद भी होना चाहती है तो सिंगल विंडो से अपना काम करके अपना क्लोजिंग भी कर सकती है। इतना तरीके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने प्राइवेट सैक्टर लेके मोस्टली जो प्राइवेट सैक्टर गवर्नमेंट ने कहा 50% मोस्टली गवर्नमेंट ने कहा FDI पॉलिसी इन सब तो ज़्यादा लगी। FDI पॉलिसी के ऊपर 1991 तो पहले बहुत ज़्यादा रोक सी कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडियन इकॉनमी के नहीं करानी। मोस्टली जो भी सैक्टर होंगे इंडियन इकॉनमी के अपने होंगे, मीन गवर्नमेंट खुद सेटअप करेगी। लेकिन 1991 का सेटअप होता है कि FDI पॉलिसी जितनी ज़्यादा इकॉनमी से होगी उतना ज़्यादा कम बेनिफिट हो सकते हैं। FDI कड़ी सामान लेके आए, जॉइंट वेंचर मिलकर अगर काम करना है, गवर्नमेंट शेयर अपना घटा लूगी, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, मैं 51-49 इतना कर लूँगी। वर्क कोऑपरेटिव अगर वर्कर खुद मिलकर अपना काम करना चाहते हैं प्राइवेट बेस से कर सकते हैं कि टोटल प्राइवेटाइजेशन। अगर कोई फर्म 100% प्राइवेट सेक्टर ना लाना चाहती है तो वो भी अपना बिजनेस कर सकती है। आज के टाइम का मोस्टली गवर्नमेंट काम ही टोटल प्राइवेटाइजेशन करने में जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर होगा उतना बेनिफिट इकॉनमी में ज़्यादा होने वाला है। थर्ड जो स्टेप सीगा ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में कि वर्ल्ड वाइड व्यापार हो सके। ग्लोबलाइजेशन इसलिए कि बिजनेस घर बैठ के गल्ला वगैरह कर सको, वर्ल्ड वाइड कितने भी व्यापार करना ईजिली बिजनेस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जो ड्यूटीज टैक्स बनते हैं टैक्स पे करो और ईजिली बिजनेस अपना व्यापार कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने भी सेटअप किया कि आप FTZ जोन भी बनाओ, मीनस फ्री ट्रेड जोन। बहुत सारे कुछ अपने इकॉनमी के इदा के एरिया है जिम्मे गुजरात में कांडला एरिया, नोएडा महाराष्ट्र के शहर में कोई 1-2 एरिया है मे भी शायद 7 लगभग एरिया ने मैंने नाम हाले क्लियर नहीं है, जो फ्री ट्रेड जोन है। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ वो जोन जो बनने एक्सपोर्ट लेंगे काम करेंगे। इंडियन इकॉनमी जो भी सामान उन्होंने आ रहा होगा जो टैक्स है उन्होंने फ्री ट्रेड जोन है। अगर उन्होंने इनपुट बनता है तो उन्होंने इनपुट का बेनिफिट मिल जाता है। नैक्सट उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं करना पैंता है, ईजिली बिजनेस व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन इदा की जोन के कोई इंडस्ट्री का सैटअप होना चाहती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो कैपिटल
बेस है और सैटअप करके लग सकती है। एक ये गवर्नमेंट ने होर भी सैक्टर का PPP यानी एग्जाम्पल है PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सैक्टर। ये भी इकोनॉमी रिफॉर्म का ही पीरियड है। ये गवर्नमेंट ये कहती है कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का बाकी सारा प्राइवेट पार्टनरशिप बेस से काम करना। एग्जाम्पल आ जाती है मैट्रो रेल चल रही हैं। मैट्रो असं अलग अलग सुन ही रहे हैं जिम्मे दिल्ली नोएडा दिल्ली से नोएडा से शायद महाराष्ट्र साइड में चलाने की तैयारी हो रही है, और भी बॉम्बे साइड में चल रही है, अलग अलग एरिया चल रही है मैट्रो। मैट्रो जी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैगी है। 50% नहीं कह सकते इसमें भी गवर्नमेंट का हिस्सा घट है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो प्राइवेट सैक्टर से कोई भी एकदम कोई भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है कि नहीं हुए मैं हूँ एक कंपनी का शायद कल परसेंट पड़े सी और कोई संस्था इदा नहीं हुई है जिन्हें रतन टाटा ने दोबारा का हिस्सा पाया। मोस्टली एग्जाम्पल करिए सारे बिजनेस जी कवर हो रहे हैं हौली हौली, तो टाटा जो सब रतन टाटा में कंपनी चल रही है वो नहीं कवर करवा रही है। तो सारे सैक्टर के गवर्नमेंट ये कहती है कि जिन्नी ज़्यादा एग्जाम्पल लिखे सॉरी मुंबई मैट्रो जी अनिल अंबानी ग्रुप ने अपने अंडरटेकिंग ली है। गवर्नमेंट का हिस्सा है, इनकी गवर्नमेंट अपने हिस्सा भी हिस्सा अंबानी ग्रुप बड़ा हो गया, गवर्नमेंट उसको डाउन हो गई। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का जोड़ा एयरपोर्ट है ये भी फुली जो एयरपोर्ट गवर्नमेंट को सी इन्हों की हिस्सेदारी सील कर दी। इसके अलावा असं होर भी हिस्सेदारी एग्जाम्पल मैं रेलवे एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, एयरलाइन एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। आप जो असं लाइफ टाइम देखते हैं वो सारिया चीज़ें लिख सकते हैं। ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के जिथे इकोनॉमिक रिफॉर्म GDP लेवल उत्थे एग्जाम्पल बैंकिंग सैक्टर की रिफॉर्म की। बैंकिंग सैक्टर पहला नॉर्मल बैंक काम ही होंगे जिथे भी कोई टेबल लग जाते मीनस ग्रीन कपड़ा पा के टेबल लगा सकता तो बैंक मान लेंगे बिजनेस इजली भी बैंक चलते ही थे, कोई इदा का लोगों तो खरा चीज़ा होंगे नहीं सी। इंटरस्ट रेट की कोई सैटिंग नहीं सी, CLR SLR या फिर रेपो रेट रिवर्स रेपो कुछ भी एडजस्टमेंट ये रेट जो बहुत ज़्यादा हाई थी। SLR जिम्मे आज के टाइम लगभग 18 तो 19% के रही है, ये 38% तक जैसे भी अगर कोई बैंक का बिजनेस स्टार्ट करता तो अपने को 38% पैसा अपने को रखना होगा, 10% तक का पैसा RBI को रखना होगा। तो उस टाइम पे बिजनेस करने बहुत ज़्यादा टफ होंगे सी। बैंकिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैंक जो है आज़ादी नाल काम नहीं कर पा रहे थे। बैंकिंग रिफॉर्म होने से कानून शायद नरसिम्हा राव कमेटी से बनाई गई, नरसिम्हा कमेटी कहते हैं। जो ये कमेटी आई उन्होंने उस टाइम पर हमेशा गाने से रिफॉर्म्स चेंज की। SLR के रेट की ढाई सब तो पहले था जो 50% से उन्होंने घटा के लेके आए 50%। अगर सारा पैसा बैंक अपने को ही रख लेंगे बैंक और RBI को, फिर मार्केट कम कितना करूँगी, मार्केट कम करूँगी। आज से रिफॉर्म देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर सामने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। असं घर बैठे मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, घरे बैठ के अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। आजकल डोर टू डोर बैंकिंग भी स्टार्ट कुछ रिक्वेस्ट पाओ, बहुत सारे बैंक कहते हैं थोड़े घरे आके अकाउंट ओपन कर देंगे, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन उन्होंने फोटो भेजेंगे, ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, यूज़ कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने भी हाउस में जैसे डोर स्टेप बैंकिंग दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन आम भी होनी है, घर बैठे FD कराओ, जितना मर्जी विड्रॉ कराओ, जो कुछ मर्जी करवा सकते हैं। इसके अलावा ATM फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, डेबिट कार्ड आज टाइम पर चल रही UPI यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम जो चल रहा है जितनी मर्जी तुम करो। सब तो ज़्यादा मेन जो काम गवर्नमेंट कर रही है भीम पे कल से चल रही थी। भीम पे जो एक ऐप गवर्नमेंट ने चलाई है मल्टी यूज, जितने मर्जी जो मर्जी को स्कैन करो भीम पे का जो जितने मर्जी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि भीम पे लिए भीम पे होना जरूरी है, कोई मर्जी तुम ऐप यूज़ कर सकते हो जिसमें पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। ये साडा बैंकिंग सैक्टर रिफॉर्म है जिन्होंने ਅਸੀਂ फाइनेंशियल सैक्टर रिफॉर्म भी कह सकते हैं। उस तो बाद रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर सैक्टर के एग्रीकल्चर सैक्टर के सब तो ज़्यादा रिफॉर्म क्या है प्राइस स्टेबल। जैसे कि आपको हमारी जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए टैक्सेस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री मेन रूल है। जब ये सेक्टर हमारे प्राइवेट हो जा रहे हैं, लाइक हमारा एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, कुछ एरियाज रेलवे के हो गया, तो इनकी आपके शेयर उनके साथ जा रहा है। जैसे कि अंबानी ने लिया तो वो हेड हो गया, गवर्नमेंट के शेयर कम हो गए, तो जो इनकम हमारी वहाँ से जनरेट होगी वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में होंगी या फिर गवर्नमेंट टैक्स बेस पे उनसे इनकम कमाएगी ना। गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा तो रखा ही हुआ, मान लो 49% है तो मान लो 100 रुपये कमाए तो 49 तो गवर्नमेंट की है, 51 उन लोग की है। 49 गवर्नमेंट ने फ्री बेड की इनकम आनी है। बर्डन जो है प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर सभी डिसीजन लेगा, उस सेक्टर को अगर डाउन करेगा तो गवर्नमेंट उसको हटा के किसी और कंपनी को आगे लेके आएगी। कि गवर्नमेंट इसलिए करती है कि ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें। जो जिम्मेवारी गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी भी हर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब ले रहा है लेकिन उसका फायदा ही उठाया जा रहा है।
जिस बंदे की ड्यूटी 10 बजे की ड्यूटी पे आ ही नहीं रहा, इसीलिए गवर्नमेंट सब कुछ खत्म कर रही है। फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, बोलते फैसिलिटी देंगे, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू देंगे। आप काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे टाइम पे, वो डेवलपमेंट भी होगी। जैसे मोस्टली मैं एग्जांपल दूँगा, बाहर की कंट्री में आप चले जाओ, सिर्फ फोर्स को छोड़ के सभी के सभी डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट ही, और तो पुलिस तक का डिपार्टमेंट भी प्राइवेट है। हम ऐसे नहीं बोलते पुलिस भी सरकारी है, सिर्फ फोर्स गवर्नमेंट की अपनी होती है, बाकी सब कुछ प्राइवेट। प्राइवेट में उनको इसीलिए तो डिवोल्व कर रही है, वो करते हैं, डिवोल्व भी कर रही है, सब लोग अपनी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। वेज रेट सबका एक जैसा है, टाइमली काम होता है, टाइम के सब कुछ फ्री होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी के उसका काम नहीं है, 24 आवर्स काम चलता है हर कंट्री में। क्या है, हम लोग चले जाएँ, हमारे पास टाइम ही नहीं है, अपने रिश्तेदार को मिलने का टाइम नहीं है, सब लोग काम में बिजी हैं। कोई लेडीज जेंट्स में कोई फर्क नहीं है, सब लोग काम करते हैं। यहाँ पर आज़ादी नहीं है काम करने की, इसलिए गवर्नमेंट जो चीज़ कर रही है रिफॉर्म। आज़ादी क्या, पहले तो कई बार घर के लोग ही नहीं बोलते कि तुमने काम पे जाना है। जब कोई बंदा कुछ बनना चाहता है उसे बनने नहीं देते। बहुत सारे हम लोग आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी आप रियलिटी शो में देख लो, वहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो लोग जैसे हम सिंगर का वो चल रहा है, कुछ सिंगर्स में बोल रहा हूँ, लेडीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं कि हमारी कम्युनिटी में है ही नहीं कि आपने सिंगर बनना है। कोई आएगा, कुछ पीछे का आया था कौन सा शो है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाएंगे, स्पेशली जेंट्स के लिए दिखाएंगे, हमारी कम्युनिटी में है ही नहीं। ये सब जो नाम भी हो, लेकिन एक्चुअल में होता तो है हमारी इकॉनमी में। हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी हमने अपने अपने एरिया में भी देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमारी नहीं है। ये सभी चीज़ों का जो भेदभाव हमारे यहाँ पे चल रहा है, स्पेशली कास्ट बेस पे, बिजनेस अपने आप ही नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे एरिया तो ऐसे ही हैं जहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं। ऐसे एरिया भी आपको मिल जाएंगे हमारी इकॉनमी में जहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं। चाहे आप महाराष्ट्र में चले, हम वैसे नाम से जानते हैं कि महाराष्ट्र बहुत अच्छी स्टेट है, पता नहीं कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत सारे एरिया में उसमें भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशली तो रोड भी तक भी नहीं बनी है। तो ये डेवलपमेंट इकॉनमी रिफॉर्म क्यों कर रही है गवर्नमेंट? सब कुछ जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर में हम सिर्फ अंडरटेक करेंगे, हम सिर्फ ऊपर से निगरानी रखेंगे, हम ऊपर से ध्यान देखेंगे कौन बंदा काम कर रहा है। अगर काम अच्छा कर रहा हो तो ठीक है, अगर इसको हटा के नया बंदा रख देंगे तो वो ठेकेदार में काम ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। गवर्नमेंट को इनकम भी जनरेट होगी, काम भी प्रॉपर होंगे, जिनकी फैसिलिटी की जरूरत है फैसिलिटीज भी मिलेंगी। टैक्स तो गवर्नमेंट ने लेने ही लेना है, टैक्स गवर्नमेंट छोड़ने वाली है। टैक्स से इनकम गवर्नमेंट सोर्स ही गवर्नमेंट का टैक्स इनकम है, तो अपने आप बेनिफिट गवर्नमेंट को हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स तो ले रही है, लेकिन जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट के ऊपर है। सेक्टर सब गवर्नमेंट ने बना के रखे हुए हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लेकिन उसका मिसयूज करने वाले जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। अभी आज के टाइम में एक सिंपल सी एग्जांपल ले तो, आप शायद बस में कभी सफ़र करो, बस में सफ़र करो ना, आपने टिकट नहीं कटवाई, टीटी जो ये बस में टीटी वगैरह होते हैं टिकट काटने वाले, उनके ऊपर बड़ा बर्डन होता है। 10 रुपये की तक की टिकट देते हैं आपको। पहले ऐसा कुछ ज़्यादा नॉर्मल चढ़ जाओ, 10 रुपये उन्हें जेब में डाल लेते हैं। आप कभी देख लेना 10-20 की टिकट भी आपको देंगे, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि यहाँ से मैंने अगर किसी को उठा लिया, कहीं से भी आगे कोई बंदा चढ़ सकता है। प्राइवेट जो बंदे क्या हैं, एक जगह पे नहीं है यहाँ से ही चढ़ेगा, कहीं से भी चढ़ जाते हैं, चेकिंग वाले चेक करते हैं। स्पेशली आजकल तो सिस्टम भी होती है, तो सिस्टम चेंज कर रहे हैं। मोस्टली अभी आप रेलवे सेक्टर में देखोगे तो आप सिस्टम ऐसा कर रहे हैं कि शायद इस आने वाले टाइम में आपको सिस्टम मिल जाएगा कि स्कैनिंग सिस्टम होगा, टिकट स्कैन होगी ट्रेन के अंदर, अदरवाइज बाहर ही रहोगे, आपका स्कैनिंग अंदर चलेगा, आपकी सीट के ऊपर जाएगा, तो सेटिंग कर देंगे धीरे धीरे, जो बाहर की कंट्रीज में चल रहा है कि बर्डन ही खत्म होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकते हैं? प्राइवेट गवर्नमेंट में क्या है, लोग उतार के ले जाते हैं, सब कुछ है ही नहीं सब तक। जो आगे बंदे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी लूटने वाले, आगे बंदे भी लूटने वाले। तो इकॉनमी रिफॉर्म जो हो रहा है गवर्नमेंट इसी बेस पे कर रही है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को लेकर। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो रिफॉर्म आया, गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म किया एग्रीकल्चर में? सबसे पहले तो प्राइस स्टेबिलिटी लेके आए, जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, प्राइस स्टेबिलिटी लेके आए कि इतनी कीमत पे ही हम काम करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर ने इसमें क्या कि सब्सिडी देना प्रोवाइड किया। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो काम कर रही है एग्रीकल्चर में, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल गन्ने की खेती, गन्ने की खेती हमारे पूरे साल में सिर्फ एक ही बार में होती है। हम लोग की गन्ने की खेती पूरे साल में 2 बार हो जाएगी, एक ही बार होगी, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी सब्सिडी देती है। अगर आपका कम पैदा होगा तो पैसे देंगे, नुकसान हुआ तो भी पैसे देंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। अगर आप फ्री ट्रेड जोन में जा रहे हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स का बर्डन नहीं है, इजली बेस पे आइए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए काम कीजिए। बहुत सारे एरिया जो कंपनी गवर्नमेंट बोलती है कि आप एक्सपोर्ट के लिए काम करोगे तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे, टैक्स रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने मेन इसमें काम किया WTO, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा सेटअप किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मोस्टली इस एक संस्था जिसमें 137 कंट्री है, 184 कंट्री जो इसमें ऐड है। सिर्फ क्यों ऐड है कि ताकि इजली बेस पे वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो जाए। जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन ले लेती है,
नहीं तो आज के टाइम में वैसे लोन रेट कम है, पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोन सिर्फ इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से आज टाइम में गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी लेकर वो संस्था बेनिफिट देती है। किसी भी कंट्री में ग्रोथ करना तो हम एक्सपोर्ट के लिए ग्रोथ करवा सकते हैं। उसके बाद इकॉनमी रिफॉर्म जो है इंडस्ट्रीज में भी आया। इंडस्ट्रीज में हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर मोस्टली जो आना हुआ ये इकॉनमी रिफॉर्म ही है। पहले जब तक इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का भी रोल था, इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही थी उतनी ज़्यादा नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग डाउन हो रही थी। अब प्राइवेट सेक्टर आने से इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीडियम में कन्वर्ट हो रही है, मीडियम वाले हाई स्केल में कन्वर्ट हो रही है। मोस्टली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि स्मॉल स्केल से स्टार्टिंग सबकी करवाई जा रही है। छोटे छोटे एरिया में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सब्सिडी देके, छोटे छोटे लोन देके, 50,000 तक का लोन नॉर्मली बेस देके आज के टाइम आप देखोगे मोस्ट शायद आपको लुधियाना में भी देखने को मिल जाएगा लेडीज़ तक भी हो जो ऑटो रिक्शा चल रही है ज़्यादा तक वो चलाना स्टार्ट किया है। क्यों? गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं, 10,000 की सब्सिडी देना शुरू कर, 10,000 तक का लोन आपको फ्री में मिल रहा है। एक बार पैसा लगाइए उसके बाद किस्त में पैसे दे सकते हैं। 10,000 तक की जिस बंदे को सब्सिडी मिली, हाउस में देखिए जैसे हम बोलते हैं कि हाउस में भी मिल रहा है, 3 लाख तक का भी गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है। कोई बंदा अगर लेडीज़ के नाम में घर ले रहा है लोन पास करवाएगा, 3 लाख तक सब्सिडी उसमें मिल रही है। तो ये सारे इकॉनमी रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट अपनी बेस पे करवा रही है ताकि इकॉनमी की डेवलपमेंट हो सके। ये थे आपके जो टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।